Hello student, welcome to second lecture of mathematics solution with Bhaskar sir in Hindi medium for class 9। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम के वर्गीकरण के बारे में। उस वर्गीकरण में कुछ भाग विशेष रह गए थे, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यह अपरिमेय संख्या रह गया था बताने के लिए। पहले इस लेक्चर में हमने परिमेय संख्या तक जो है डिस्कस किया था। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अगर अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो जो संख्या परिमेय के रूप में नहीं लिखी जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर p बाई क्यू का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में लिखना। कुछ ऐसी संख्या होती है जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वही अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो √2, √3 माइनस √5 माइनस √6, यह सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं यह अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या के रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर हम √2 का मान लेते हैं तो इसका दशमलव रूप क्या होगा? अगर वर्गमूल लेंगे 2 का क्या हो जाएगा? 1.4142 डॉट डॉट। इस तरह से यह दशमलव संख्या अनंत रूप में बढ़ती जाती है। चूंकि यह अनावर्ती है और यह टर्मिनेट भी नहीं करेगी, अनावर्ती भी रहेगी और यह लगातार आती रहेगी, अनंत तक आती रहेगी। तो अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस दशमलव रूप को अगर वापिस हम p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहें या √2 के रूप में लिखना चाहें तो वह संभव नहीं होगा। तो इसीलिए इन संख्याओं को, इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √3 को कहेंगे 1.732 डॉट डॉट डॉट। इन तरह की संख्याएं भी, इसमें को भी देखिए, इसमें दशमलव जो संख्या है 1.732, इसको हम वापस p बाई क्यू के रूप में इस तरह से लिखना चाहें तो नहीं आएगी। वापस आप √3 रूप में लिखना चाहेंगे तो यह नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए यह कन्वर्टेबल नहीं है। यानी कि √3 को अगर हम चाहें वर्गमूल निकाल के 1.732 कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे तो आपका 3 नहीं आएगा, एकदम एग्जैक्टली 3 आपका नहीं आ सकता। इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए अगला सेक्शन हम देखते हैं तो अगली जो कैटेगरी आती है आभासी संख्या। आभासी संख्या क्या होती है? अभी तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ा है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जितनी भी संख्या है वह सब के सब जो है वास्तविक संख्या में आती है, क्योंकि उसका वास्तव में हमें नजर आता है, हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसका हम जो है गणना नहीं कर सकते वह आभासी संख्या में के रूप में लिखी जा सकती है। इसको जो है i के रूप में दिखाते हैं। जैसे आभासी संख्या हो जाएगी -√2। देखिए अगर आप 2 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऋण 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। -√3 -√7। अगर कोई भी वर्गमूल के रूप में संख्या लिखी गई हो लेकिन अंदर ऋण हो, बाहर नहीं, अगर बाहर ऋण रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन अगर अंदर ऋण रहेगा तो वह आभासी संख्या के रूप में कहलाती है। यही दोनों में अंतर है, इसमें कभी कंफ्यूजन मत करिएगा बेटा। √5 यहाँ पे अगर जो है माइनस बाहर रहेगा यह अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर यही √5 अगर हम यहाँ लिख देंगे अंदर साइड में, यह आभासी संख्या होगी। इस तरह की संख्या आभासी संख्या कहलाती है, जिसको i के रूप में दिखाते हैं। अगली कैटेगरी को देखते हैं तो मिश्रित संख्या कहलाती है। मिश्रित संख्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों है, यानी वास्तविक संख्या और आभासी संख्या का मिश्रण होता है। इसको z के रूप में लिखते हैं, z = a + ib, जहां पे ये जो है आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तथा b जो है यह आपका आभासी संख्या है।
जो भी संख्या अगर आई के रूप में लिखी जा सकती आई के रूप में लिखी जाए, जैसे बी के साथ आगे आई लगा हुआ है, यह संख्या आभासी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह आभासी संख्या हो गई, यह वास्तविक संख्या हो गई। इन दोनों को a प्लस आई बी के रूप में लिखा जाए या a माइनस आई बी के रूप में लिखा जाए, तो यह संख्या मिला करके क्या कहलाएगी? मिश्रित संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 7 कैटेगरी हैं और 7 वर्गीकरण किया गया संख्या के विभाजन के बारे में, जिसको आप लोगों ने इस लेक्चर में जाना। अब जो है वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। अब दिखाते हैं कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपण करते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं वह आपको प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इन सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम संख्या रेखा को खींचेंगे तो संख्या रेखा खींच लीजिए। अब संख्या रेखा में आप जानते हैं यहाँ पे अगर हम 0 लें तो दाहिनी तरफ हमेशा धनात्मक संख्या लिखाती है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से यह अनंत तक बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार बाएं तरफ लेंगे, यह ऋणात्मक संख्या लिखाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यह भी अनंत तक बढ़ती जाएंगी। तो यह संख्या रेखा है जहां पे ऋणात्मक संख्या बाएं तरफ प्रदर्शित की जाती है, धनात्मक संख्या दाहिनी तरफ प्रदर्शित करती है, बीच में शून्य होता है। तो अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमने बताया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 2 3 4 5 होती है। ये 1 2 3 4 5 6 यह सारी की सारी संख्या क्या है? वास्तविक। ये सारी की सारी संख्या क्या है? आपका ये आ गया आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक या धन पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक, जो हमेशा दाईं तरफ दिखाते हैं। अब देखा जाए तो अगर हम 0 को भी इसमें ले लें तो 0 आपका 0 और सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, जो होल नंबर W के रूप में लिखा जाता है। यानी कि यह पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अगर प्राकृतिक संख्या और शून्य को भी इसको सम्मिलित कर लिया जाए तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको भी दाहिनी तरफ ही दिखाया जाता है। अब देखिए बात करते हैं इंटीजर की। तो अगर हम माइनस और प्लस, ऋणात्मक और धनात्मक, इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो यहां से पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है यह इंटीजर के रूप में लिखा जाएगा। यह आपका पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूर्णांक में भी जो अलग अलग कैटेगरी है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, वो क्या कहलाती है? तो देखिए यह जो है 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 यह सारी संख्या जितनी भी कहलाती है यह आपका धन पूर्णांक भी कहलाती है। यानी कि इसको Z प्लस से दिखाते हैं, धन पूर्णांक संख्या, यानी कि धन पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्याएं एक ही होती है। इसी तरह ऋणात्मक की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो संख्या होती है यह क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक, इसको Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य क्या कहलाएगा? अगर शून्य की हम बात करें तो यह जो है न तो धन पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक, न तो ऋण पूर्णांक, न तो धन पूर्णांक और न तो ऋण पूर्णांक। 0 न तो धन पूर्णांक में आता है, न तो ऋण पूर्णांक में आता है। तो इसको एक कैटेगरी और बांटी जाती है वो 0 से लेकर के। अगर हम इस 0 से लेकर के, अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं 0 से लेकर के यहाँ पर, यानी कि ये जो होल नंबर है यह क्या कहलाता है? अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए अब जो है 0 से लेकर के अगर बाएं तरफ की संख्या को लेंगे तो यह सारी संख्या क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। तो यह अऋणात्मक पूर्णांक यह आपको जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के रूप में भी लिखी जा सकती है। यह जो है कैटेगरी है। और आप देखिए इसको जो है इस कैटेगरी को मैंने पहले भी बता चुका है। ये वर्गीकरण आपको पहले भी जो है पहले लेक्चर में बता चुके हैं।
तो यह संख्याओं का निरूपण की संख्या रेखा पे, यानी कि अगर आपको कोई कहे कि अऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो निरूपण करिए, तो चाहे जो भी संख्या है जो आपको पूर्ण संख्या वही अऋणात्मक पूर्णांक संख्या आप दाहिनी तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जो है पूर्ण संख्या के बारे में करेंगे तब भी 0 से लेकर के इधर आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी संख्या दिए रहेंगे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा तो आप इधर बाएं तरफ करेंगे। इस तरह से संख्याओं का निरूपण आप करेंगे। अगला जो है परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या होती क्या, उसकी परिभाषा मैंने बता दी, जो p बाई q के रूप में लिखी जा सकते हैं, जहां हर q नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर ना हो। हर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो अपरिभाषित संख्या हो जाती है। इसीलिए p बाई q को हमेशा यही से लिखते हैं कि p बाई q, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब p इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, मतलब कि यह अंश और हर दोनों या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों हम ले सकते हैं। और PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। परिभाषा के अनुसार इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो यह जो है आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इस परिमेय संख्या को ध्यान से देखा है तो 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहले होता है उपयुक्त भिन्न। कौन सी होती है? उपयुक्त भिन्न। उपयुक्त भिन्न, अगर हम उपयुक्त भिन्न की बात करें तो ऐसी भिन्न जिसमें p बाई q not equal to 0, pq is the element of integer और p is always less than q, यानी अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो उपयुक्त भिन्न जो है जिसमें अंश हमेशा हर से छोटा होता है, अगर वह धनात्मक है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि उपयुक्त भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, चाहे कुछ भी आप लिखें, जिसमें किसी भी तरह का उपयुक्त भिन्न लेंगे तो वह 0 और 1 के बीच में ही उसका जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका प्रदर्शन होगा। लेकिन अगर ऋणात्मक लेंगे तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो ध्यान से देखा जाए अगर उदाहरण अगर हम ले लें, एक उदाहरण ले लें, उदाहरण 1/2 ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं, -7/9 ले लेते हैं। अगर हम इस 3 तरह का उदाहरण ले लेते हैं, 1/2, 3/5 और -7/9 ले लेते हैं, इसमें ध्यान से देखिए यह उपयुक्त भिन्न है। इसमें अंश हर से छोटा है, यह 3 5 से छोटा है और 7 भी 9 से छोटा है, तो यह उपयुक्त भिन्न है। अब इस उपयुक्त भिन्न को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यह धनात्मक संख्या है, 1/2 किसके किसके बीच में प्रदर्शित होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 0 और 1 को 2 खंडों में विभाजित करेंगे। यहाँ 2 लिखा है, इसको 2 खंडों में विभाजित करेंगे और 2 खंडों में विभाजित करने के बाद यह संख्या क्या कहलाएगी? 1/2 कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हम 3/5 ले रहे हैं तो 3/5 को भी जो है हमको 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम पुनः छोटा सा बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ लेते हैं 0 1 2, अगर इस संख्या रेखा को ले रहे हैं तो 0 1 को 5 खंडों में विभाजित करेंगे। यहाँ हर हमारा 5 है, डिनोमिनेटर 5 है, इसको 5 खंडों में विभाजित करेंगे, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 खंड हो गए। ऊपर अंश हमारा 3 है तो 3 खंड हम गिनेंगे, 1 2 3। तो यह जो है आपका तीसरा खंड क्या कहलाएगा? 3/5। यह जो है 3/5 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम 7/9 लेते हैं, -7/9 लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है तो यह 0 और -1 के बीच में रहेगा। तो 0 और -1 के बीच प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हर आपका 9 है तो 0 और -1 को 9 भागों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो -7 लिखा है, तो जो 7 है चूंकि इधर से क्रम हमारा बढ़ता है तो -7 को भी हम इधर से ही गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यह जो है 7वें स्थान पे आ रहा है, तो यह जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा -7/9 का। हम अगला भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, वह क्या होगा? अनुपयुक्त भिन्न। अगला है अनुपयुक्त भिन्न। अनुपयुक्त भिन्न मतलब जो p बाई q के रूप में लिखे जा सकते, q नॉट इक्वल टू 0 और p q इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी कि पूर्णांक का अवयव हो, और p इज ग्रेटर देन q। ध्यान दीजिएगा, अनुपयुक्त भिन्न में अंश जो है हमेशा हर से बड़ा होता है और उपयुक्त भिन्न में मैंने बताया था कि अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो यहाँ p जो है q से बड़ा है। तो देखिए p जो अगर q से बड़ा है तो इस तरह का अगर हम उदाहरण लें, अगर
अनुपयुक्त भिन्न का उदाहरण लें तो क्या हो सकता है, 7/2, 9/5, -4/3 आदि। इस तरह से जो है अगर हम चाहें तो 3 अगर हम उदाहरण ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यह अगर 7/2 है तो यह अनुपयुक्त भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है, धनात्मक है। तो देखिए धनात्मक है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे, देखिए 2 3 जैसे 2 3 या 6 और 1/2, यानी 3 सही 1/2। और इसी तरह 5 को क्या लिखेंगे, 1 सही 4/5। यह जो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको, 1 सही 4/5। इसी प्रकार इसको करेंगे तो -1 सही 1/3। तो देखिए यह जितनी भी अनुपयुक्त भिन्न है इसको हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करेंगे। मिश्रित भिन्न में क्यों परिवर्तित करेंगे, मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करने के बाद आपको जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह जो है सामने पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यह क्या बताता है कि यह पूर्ण संख्या है और यह जो है आपका भिन्न है। तो यानी कि जो यह 3 सही 1/2 है, यह 3 पूर्ण संख्या और अगली पूर्ण संख्या 4 के बीच में होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए 3 है, 3 के बाद अगली पूर्ण संख्या क्या आती है, 4 आती है। तो यानी कि 3 और 4 इसमें हमको विभाजित करना होगा। यहाँ 1/2 दिया है, यानी कि इस खंड को हमको 2 भागों में विभाजित करना होगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, 2 भागों में 1/2 और 3 पूर्ण संख्या। यह जो है आपका 3 सही 1/2 यानी कि 7/2 का रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण है। इसी प्रकार से अगर हम देखें 9/5, तो 9/5 क्या है, ये देखिए 1 सही 4/5 आ रहा है। 9/5 को अगर हम परिवर्तित करेंगे मिश्रित भिन्न में, 1 सही 4/5 आ रहा है। 1 सही 4/5 पहली पूर्ण संख्या 1 है और 1 के बाद अगली पूर्ण संख्या 2 आएगी, यानी कि यह इसका निरूपण 1 और 2 के बीच में होगा, वो भी धनात्मक तरफ। तो 1 और 2 के बीच में निरूपण होगा। लेकिन इसको विभाजित कितने भागों में करेंगे, यहाँ हर है 5, इसको 5 भागों में विभाजित करेंगे तो 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 खंड हो गए। अब इसमें 4 खंड लेंगे, अंश 4 है तो 1 2 3 4। तो जो यह संख्या होगी यह होगी 1 सही 4/5, जो कि 9/5 के बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर हम ऋणात्मक की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऋणात्मक संख्या है -4/3, इसका अगर हम निश्चित भिन्न लेंगे तो -1 से 1/3 होगा। अब यह जो है माइनस है और अगली जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, -2, यानी -1 और -2 के बीच में होगी। यानी यह कहां होगा, -1 और -2 के बीच में, इसमें होगा इसका निरूपण। तो देखिए हर कितना है, 3 है, इसको 3 भाग में विभाजित करिए, 1 2 3। देखिए 1 खंड 2 खंड 3 खंड और अंश कितना है, 1 है, तो पहला अंश ले लेंगे, यानी कि यह जो संख्या हो जाएगी यह जाएगा -1 सही 1/3। इसका निरूपण यहाँ होगा जो कि -4/3 के बराबर हो गया। तो अनुपयुक्त भिन्न या फिर मिश्रित भिन्न दोनों को एक साथ हम इसी तरह से निरूपण करते हैं। तो जो अनुपयुक्त भिन्न है, यहाँ जो देखिए ये मिश्रित भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न चूंकि एक ही होती है, बस खाली अगर मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है तो इसका मतलब यह पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो दोनों का निरूपण समान रूप से किया जाता है। दशमलव संख्या का निरूपण। अब दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली संख्या शांत दशमलव होता है, जो कि टर्मिनेटिव कहलाता है इंग्लिश में। तो शांत दशमलव को अगर हम निरूपण करना चाहें तो मान लीजिए अगर हम उदाहरण लेते हैं शांत दशमलव का 0.5 या फिर 1.5 या फिर -2.5। अगर इस तरह से उदाहरण लेते हैं तो देखिए 0.5, ये 0.5 है, 0.5 कहां से लिखाएगा, 0.5 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.5 बराबर 5/10। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि यह फिर से उपयुक्त भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गई। तो यह किसके किसके बीच में रहेगा, ये 1/2 किसके किसके बीच में, 0 1 के बीच में रहेगा। यह आपका आता है 0.5, यह जो है 0.5 का निरूपण है। इसी तरह 1.5 यहाँ देखिए एक पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब अगली पूर्ण संख्या 2, तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो इसी तरह जो है अगर हम कहें 1.5 को लिखें तो 15/10 कहेंगे। इसको काटेंगे तो 5 में 10, 5 में 15,
3/2, यानी 1 सही 1/2, यानी कि एक गुण संख्या और दूसरा 2 के बीच में यहाँ क्या हो जाएगा, यह दो भागों में विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा 1 सही 1/2 या फिर 1.5, यह दूसरा विभाजन होगा। तीसरा है -2.5, -2.5 को अगर करेंगे तो यह 2 -2 और अगली -3 के बीच में आएगा, यानी कि यह यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो करेंगे -2.5 बराबर -25/10, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, यानी कि -2 सही 1/2। तो ध्यान से देखिए तो -2 से 1/2 है, यानी 2 -2 और -3 के बीच में रहेगा। -2 -3 के बीच में यह संख्या -2 सही 1/2 होगी। यही आपका -2.5 है। अगली संख्या होती है अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है। अगर इसका उदाहरण लें तो यह इस प्रकार से होगा, मान लीजिए 0.222, यह एक ही संख्या रिपीट की जाती है, जो एक ही संख्या बार बार आए। अब यह 0 है, यानी अगली संख्या 1 के बीच में रहेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 1, यहाँ पे हमने 0 1 2 सिर्फ इतना ही लिया क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही आएगी। तो 0 और 1 को सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 और 1 को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, सबसे पहले 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो 10 भागों में विभाजित कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विभाजन हो गया है। तो पहला अंक प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा कि ध्यान से देखा जाए, अगर यह 0 है तो अगर 10 भागों में विभाजित किया गया तो पहला क्या होगा 0.0, अगर 0 को 0.0 कहेंगे तो यह संख्या क्या प्रदर्शित करेगी, यह 0.1 को प्रदर्शित करेगी, यह क्या प्रदर्शित करेगी 0.2 को प्रदर्शित करेगी, और यह संख्या क्या प्रदर्शित करेगी 0.3 को। इस तरह से क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे तो 1.0 तक हम पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 0.2 को प्रदर्शित करेंगे तो हमारे पास कहां प्राप्त होता है, यह संख्या प्राप्त होती है 0.2 और 0.3। पुनः ये 0.2 और 0.3 को थोड़ा सा बढ़ा करके फिर से 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या जाएगा 0.2 और 0.3, इसको फिर से पुनः 10 भागों में विभाजित कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ध्यान से देखिए, तो अगर 0.2 है तो इसको 0.0 भी लिखा जा सकता है। अगला क्या हो जाएगा 0.21, यह वाला क्या हो जाएगा 0.22, यह, और अगला वाला क्या हो जाएगा 0.23, और इसी तरह से क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे तो यह लास्ट वाला जो संख्या हो जाएगी यह 0.30 के रूप में लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब हम 0.22 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आपको 0.22 प्राप्त हो गया है। अब पुनः 0.2 और 0.23 को फिर से 10 भागों में विभाजित करेंगे तो अगला क्रम हमें पता चल जाएगा। इस तरह से क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे और हमारी संख्या निरूपित हो जाएगी। अब अगले क्रम में बढ़ते हैं तो यह क्या हो जाता है अशांत और अनावर्ती दशमलव, यानी ऐसी संख्या जैसे 0.2 3 5 7 अलग अलग संख्याएं आती रहे और अनंत तक आती रहे, तो इसको अशांत और अनावर्ती दशमलव कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले दशमलव के पहले संख्या 0 है, यानी इसको 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पुनः जो है इसको हम 10 भागों में विभाजित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखिए, अगर 0 और 1 को विभाजित किए 10 भागों में तो दशमलव से 2 अंक तक क्या हो जाएगा, इस 0 को लिखेंगे 0.2, इसको क्या लिखेंगे 0.0 और 0.2 0.3, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 1.0 तक हम पहुंच जाएंगे। लास्ट वाला 0.9 हो जाएगा और सेकेंड लास्ट 0.9 और लास्ट वाला 1.0 हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास संख्या जो प्राप्त हो रही है, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ देखिए 0.2 तक हम पहुंच गए हैं। अगला जो संख्या है 0.3 है, यानी इस विभाजन को यहाँ पे इस खंड को हम फिर से 10 भागों में विभाजित करेंगे। यह क्या था 0.20 कर लेंगे, 10 भागों में विभाजित करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर अगला संख्या क्या जाएगा 0.21, उसके बाद 0.22, उसके बाद 0.23, इस तरह से विभाजन होता रहेगा। ये देखिए, यह 0.21 है, 0.22 है, 0.23 है,
फिर जो है अगर हम 0.23 तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, फिर उसके बाद अगला क्या होगा 0. यह संख्या आपका कहलाएगा 0.24, यानी अगला विभाजन यह जो है यहाँ 0.2223 और 0.24 के बीच में होगा। उसको पुनः 5 भागों में 0.5 को 10 भागों में विभाजित करके 5 खंड ले लेंगे, फिर इसी तरह पुनः फिर 10 भागों में विभाजित करके 7 खंड ले लेंगे। अलग अलग खंड हमको लेने हैं, लेकिन विभाजन हमेशा 10-10 के भागों में करेंगे। इस प्रकार से हमारा आसान अनावर्ती दशमलव का निरूपण होता है। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे अपरिमेय संख्याओं का निरूपण और दशमलव अपरिमेय संख्याओं का निरूपण, तथा जो है आपको जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पे अवेलेबल होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉरवर्ड करना मत भूलिए, शेयर जरूर करिए।